नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। कैपिटल हेडलाइंस पर जब भी वो हमारे साथ जुड़ते हैं, क्रिकेट पर बातें करते हैं, वो वीडियो आप सैकड़ों और हजारों की संख्या में देखते हैं, लगातार देख रहे हैं। लेकिन फिर भी एक परिचय की औपचारिकता है, इसलिए मैं पूरी कर देता हूं। श्री संदीप जोशी सर दिग्गज क्रिकेटर हैं, कोच हैं, क्रिकेट समीक्षक हैं, लेखक हैं। बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं सर आपका मैं। बहुत बहुत धन्यवाद और देखने सुनने वालों को नमस्कार। तो सर मैं बात वहीं से शुरू कर रहा हूं जो टूर्नामेंट के शुरुआत में ही आपने कहा था। पहले दिन आपने कहा था कि अगर इस ग्रुप राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी के कोई टीम भारत को मुकाबला दे सकती है तो वो न्यूजीलैंड की टीम होगी। और जब मैं मैच देख रहा था तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आपने जो कहा कितना सही कहा। पहले दिन ही आपने प्रेडिक्शन कर दिया था, क्योंकि जो क्रिकेट दिखाने वाली वेबसाइट्स हैं, जो कमेंट्री बताती हैं या बीच बीच में जो प्रसारक हैं वो भी बता रहे थे, जब तक न्यूजीलैंड की पारी का 31वां ओवर था तब तक जो विन प्रिडिक्शन आजकल किया जाता है उस विन प्रिडिक्शन में 60% पड़ना, बल्कि 61% पड़ना न्यूजीलैंड की तरफ झुका हुआ था। और वहां स्थिति ऐसी लग रही थी, कई लोग इस मैच के बाद अगर भारत हार जाता तो शायद ये भी कह सकते थे कि सेमीफाइनल में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं करना चाहती है भारतीय टीम। लेकिन फिर वरुण चक्रवर्ती ने जो कमाल किया और मैच बिल्कुल बदल गया, बल्कि 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई न्यूजीलैंड की टीम। क्या कहेंगे, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, वरुण चक्रवर्ती तो जरूर मैन ऑफ द मैच हुए हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे लिए जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भारतीय टीम के लिए है वो है अक्षर पटेल। क्योंकि अक्षर पटेल के 41 रन और फिर विलियमसन की विकेट जो उन्होंने ली, उससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब उसके बाद तो मतलब वरुण चक्रवर्ती को झेल पाना न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल ही होने वाला था। लेकिन जब तक विलियमसन क्रीज पर थे तब तक डर बकायदा लगा हुआ था कि वो सेंटेनर के साथ भी या किसी भी पुछल्ले बल्लेबाज के साथ वो एक साझेदारी निभाने में बहुत सक्षम है, बहुत महान बल्लेबाज हैं। तो उसके नाते ये डर लगा हुआ था। तो जब अक्षर पटेल ने आउट किया, विलियमसन को स्टंप आउट किया, तब लगा कि अपन अब जीत सकते हैं। जी जी बिल्कुल। विलियमसन पिछले कई सीरीज में भारत के खिलाफ नहीं खेल रहे थे जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी। और जिसने भारतीय टीम को सही मायने में पिछले साल के आखिर में पटरी से उतारा था वो टीम न्यूजीलैंड ही थी। और वैसे भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम के सामने जब भी न्यूजीलैंड की टीम आती है, हमारी टीम का एक तरीके से कहा जाए कि हाथ पैर कांपने लगते हैं। और आज हमने देखा कि विराट कोहली 300वां मैच खेल रहे थे, पिछले मैच में सेंचुरी लगा के आ रहे थे। रोहित शर्मा भी अच्छी फॉर्म में है और शुभमन गिल वो तो कमाल ही कर रहे थे लगातार। लेकिन आज ये टॉप 3 नहीं खेल। और टॉप 3 ना खेलने के बाद मुझे सौरव गांगुली याद आए, जो कहते थे किसी वनडे मैच को अगर 50 ओवर के मैच को आपको जीतना है तो आपके टॉप 3 बैट्समैन को रन बनाने होंगे। लेकिन भारत ने दिखाया कि अब उसके पास एक प्लान बी भी है, इसीलिए वो 8वें और 9वें नंबर तक बल्लेबाजों को लेकर खेल रहे हैं और ऐसी सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं। तो पहले तो मैं बैटिंग का समझना चाहूंगा आपसे कि कहाँ गलती रही या ठीक रहा, या कितना आत्मविश्वास लेकर भारतीय टीम इस मैच के बाद आगे जाएगी। देखिए, भारतीय बल्लेबाजी तो चली रही है, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है, अच्छे लय में चल रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और क्रिकेट जैसा अपन बार बार ये बात करते रहे, वही क्रिकेट वही होती है जो 22 यार्ड की पिच हमें खेलने के लिए तैयार करती है या खेलने का मौका देती है। तो उसके नाते देखते हुए अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत ठीक हुई थी। लेकिन पिच जो था ये स्लो पिच था, गेंद धीमी आ रही थी, तो उसमें बाउंस भी ज्यादा नहीं था। तो उसके कारण जो जो स्ट्रोक खेलने के लिए भारतीय पहले 3 बल्लेबाज रहते हैं, तैयार रहते हैं, वो इस पिच पर मुश्किल था। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी आज के मैच को देखते हुए वो अक्षर और श्रेयस के बीच में हुई। तो जब श्रेयस ने खेलना शुरू किया अक्षर के साथ,
तब एक एक दो दो रन बन रहे थे और अपन करीबन 3 या 4 ओवर प्रति ओवर की तेजी से ही चल पा रहे थे, क्योंकि गेंद रुक रही थी, पुरानी होने के बाद स्पिन भी हो रही थी, ग्रिप कर रही थी पिच पर, और रन बनाना मुश्किल था। तो इसलिए जो साझेदारी बीच के ओवरों में एक दिवसीय मैच में जरूरी होती है, वो अक्षर उसके लिए बहुत काबिले तारीफ आज फिर खेल कर गए हैं। श्रेयस ने अपने से भी ज्यादा तारीफ श्रेयस की करी, सॉरी अक्षर की करी। तो ये देखते हुए और बाद में जब 250 रन हो गए तो फिर लगा कि अब तो अपने 4 स्पिनर आज खेल रहे थे, तो 4 स्पिनर के सामने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड टीम को टिकना मुश्किल ही होने वाला था। फिर भी जब तक केन विलियमसन जमे हुए थे क्रीज पर, तो भारतीय टीम को संशय बना ही हुआ था कि ये किसी के साथ भी साझेदारी करेंगे और टीम को निकाल ले जाएंगे। लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने कोई भी साझेदारी नहीं बनने दी न्यूजीलैंड की। और ये सबसे अच्छी बात, अपने 4 आज स्पिन गेंदबाज खेल रहे थे और अक्षर ने पहले शुरुआत करी और उन्होंने ही उनको न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांधना शुरू करा और उसके बाद उनको मौका ही नहीं दिया, एक एक रन मुश्किल हो गया। और जबकि इतनी अच्छी फील्डिंग न्यूजीलैंड ने करी और कैचिंग करी, अपनी भी फील्डिंग उतनी ही अच्छी हुई। तो जो रन बनाने की जो बीच के ओवर में मुश्किल पड़ा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को और साझेदारियां नहीं निभ पाई, वो अपने लिए बहुत एक फायदेमंद रहा। और दुबई की पिच पे अपन इस पिच पे खेल ही चुके थे, तो अपने को इसका आइडिया था। इसलिए आज एक तेज गेंदबाज को छोड़कर वरुण चक्रवर्ती को खिलाना बहुत शानदार निर्णय था रोहित और भारतीय टीम की चयन समिति का। जी जी सर, मैं इसी सिलेक्शन को आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब मैच क्योंकि एक हफ्ते का गैप था। पहला तो ये मैं समझना चाहूंगा कि जब एक वीक का गैप होता है तो आपके रिदम पर कितना असर होता है, क्योंकि पिछले संडे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, बड़ा हाई प्रेशर वाला मुकाबला था, लेकिन इंडिया ने एक तरफ से जीत लिया। उसके बाद एक हफ्ते का गैप, न्यूजीलैंड जिसके साथ पिछले सीजन में हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं गया था, उसके बाद जब आप टीम सिलेक्शन की बात करते हैं तो ये खबरें आ रही थी कि मोहम्मद शमी को रेस्ट कराया जा सकता है, लेकिन इंडियन टीम ने मोहम्मद शमी को खिलाया, हर्षित राणा को बाहर बैठाया और वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें अश्विन जैसे तमाम लोग बैक कर रहे थे और कह रहे थे कि उनको होना चाहिए इस टीम में, और वो आए और उन्होंने साबित कर दिया। तो ये क्या माइंडसेट दिखाता है, क्योंकि खबरें कुछ और आती हैं, सिलेक्शन कुछ और होता है, और वो अभी तक सारे पत्ते सही पड़ रहे हैं। देखिए, एक तो ये कि पहले 2 मैच में देखा कि हार्दिक पांड्या ने अच्छा शुरुआत करी, या 1 चेंज आए थे वो एक मैच में और एक में, तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी और वो उतने फिट दिख रहे थे कि वो अपने 10 ओवर फेंक सके। तो टीम का ये था कि इस पिच पे 2 फास्ट बॉलर भी अगर रखे जाएं तो नई गेंद से वो शुरुआत कर सकते हैं और फिर स्पिनर ले सकते हैं आगे के ओवर। तो जब 2 मैचों में हार्दिक ने अच्छी गेंदबाजी करी, तब भारतीय टीम को ये आत्मविश्वास आ गया कि हार्दिक भी अपने 10 ओवर फेंक सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो उनको इसलिए उनको कहा कि ये ओपनिंग शुरुआत करेंगे और अपन एक तीसरे तेज गेंदबाज को अपन छोड़ भी सकते हैं वरुण को खिलाने के लिए। तो एक तो ये था। दूसरा, जो बातें उठ के आई जिनका आपने जिक्र किया कि मोहम्मद शमी को रेस्ट देने की बात है, वो बिल्कुल ठीक बात हो सकती है, क्योंकि शमी पहले 2 मैचों में थोड़े से दौड़ने में वो रस्टी लग रहे थे, लेकिन उनके पास अनुभव इतना ज्यादा है कि वो कभी भी अपनी लय में आ सकते हैं। इसलिए ये भारतीय टीम ने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया कि एक युवा गेंदबाज को, जो अपनी पेस पर ही टिका रहना चाहता है और
बीच में स्पिन स्लोअर बॉलें वगैरह फेंकते हैं वो ठीक है, लेकिन उनको अनुभव की कमी है, इसलिए उन्होंने राणा को ड्रॉप करके वरुण को खिलाना ठीक समझा, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही निर्णय था। और हार्दिक अच्छा कर ही रहे थे और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, इसलिए हार्दिक तो बाहर जा नहीं सकते थे, तो किसी न किसी को तो बाहर जाना था वरुण को खिलाने के लिए, इसलिए बिल्कुल सही निर्णय मैं इसको मानता हूं कि युवा राणा को उन्होंने कहा कि आप एक मैच रुक जाओ और हम वरुण को देखना चाहते हैं। और वरुण ने फिर जो शानदार गेंदबाजी करी, वो बिल्कुल वरुण चक्रवर्ती को अपन देखना चाहें तो बिल्कुल अपने अनिल कुंबले की अपने को याद आ जाती है, जो एक हाई आर्म एक्शन से सारी गेंदें, लगभग सारी गेंदें गुगली करते हैं, जो राइट हैंडर बैट्समैन के लिए अंदर आती है और लेफ्ट हैंडर के लिए छोड़ती हुई जाती है, यानी दोनों के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होती है। और वात्सल्य जी, अपन अगर देखना चाहें कि वरुण का करियर जो 2021 का 20 विश्व कप था यहीं दुबई में, जहां पे उन्होंने अपनी भारत के लिए खेलना शुरुआत करी थी, और वो दुर्भाग्यपूर्ण मैच पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें कोई भी आउट नहीं हुआ था और वरुण वो मैच खेल रहे थे और अपन 10 विकेटों से वो मैच हार गए थे। उसके बाद से वरुण को इन्होंने भारतीय टीम से लगभग बाहर ही रखा गया और फिर इनको 2-3 साल लग गए आईपीएल में अच्छा करते हुए, और फिर अभी इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा किया, दोनों में 20 में भी और एक दिवसीय में भी। तो इसलिए वरुण को खिलाना भारतीय टीम का बहुत सही निर्णय था, क्योंकि अगर अपने को सेमीफाइनल फाइनल से पहले वरुण को खेलते हुए देखना था इन्हीं पिच पर, तो ये सबसे अच्छा मौका था। जी जी सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड पिछले सीजन का मैं बार बार बात कर रहा हूं, वहां भारत पर हावी रही थी और भारत का जो एक तरीके से रेपुटेशन था वो कीवीज ने खुरचने का काम किया था। लेकिन आज इस टीम को क्या हुआ, क्योंकि बैटर लय में थी न्यूजीलैंड की टीम, टॉस आपने जीता, तो क्या चेज करने का फैसला सही था? क्योंकि अंडर लाइट्स चेज करना हमेशा आसान नहीं होता, और खासतौर पर एक ऐसी पिच पर जो आप उसको पहचानते नहीं, और इंडिया यहाँ पर खेल रहा है और 4 स्पिनर्स को लेकर खेल रहा है। मैच सिलेक्शन के पहले जानकारी थी, तो न्यूजीलैंड क्या माइंड गेम में भारत से पीछे रह गया, या वो सेमीफाइनल उनकी नजर में थी, क्योंकि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, तो वो केवल देखना चाह रहे थे कि उनका मुकाबला किससे होगा, और शायद वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाह रहे थे, जैसा कि मैं कह रहा था कि बहुत से लोगों को लग रहा था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाह रही है। क्या आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो इसको दो एक तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि न्यूजीलैंड की जो बल्लेबाजी पिछले 2-3 मैच और पाकिस्तान की पाटा पिचों पर खेल रही थी, तो उनसे ये उनके मन में था कि हमारी जो बल्लेबाजी है वो बहुत अच्छी हो रही है। तो जब बल्लेबाजी अच्छी होती है तब आप के सामने जो लक्ष्य होता है उसको आप आसानी से पहुंचने के लिए आप आत्मविश्वास में होते हो कि ठीक है, भारतीय टीम 200, 250, पौने 300 बना लेगी तो भी अपन अपनी बल्लेबाजी अच्छी चल रही है तो अपन चेस कर सकते हैं। एक तो ये था। दूसरा ये था कि ये पिच, क्योंकि उन्होंने इस पिच पर वो खेले नहीं थे न्यूजीलैंड वाले, तो वो ये देखना चाहते थे कि भारतीय बल्लेबाजी इस पिच पर कैसा खेलती है, और उसके मुताबिक अपन भी वो देखेंगे और फिर अपन खेलेंगे उसके मुताबिक। तो ये दो बातें थी। और उनकी गेंदबाजी भी, न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी भी अच्छा कर रही थी। आज भी उन्होंने भी एक चौथा स्पिनर खेल रहा था, हालांकि उन्होंने शायद फिलिप्स को ज्यादा गेंदें नहीं करवाई, लेकिन उनका फिलिप्स, ब्रेसवेल, रविंद्र और सैंटनर, उनके भी 4 स्पिनर थे। लेकिन वो क्योंकि इतना अच्छे शुरू के स्पिनर गेंद करते रहे कि वो सोचते रहे कि ये ठीक हो रहा है, ये कम से कम 300 की तरफ नहीं टीमें जा रही हैं, ये 200, 225 के आसपास अपन इनको रोक लेंगे।
और वो रन चेस करना इस विकेट पे मुश्किल नहीं था, क्योंकि 200 तो आप देखते हो कि अभी भी वो कर ही गए थे न्यूजीलैंड वाले। तो ये सब चीजें देखते हुए उनका ये निर्णय था कि एक बार स्कोर बोर्ड पे लग जाए, लक्ष्य हमको आ जाए, और फिर हम उसको हासिल करने के लिए खेलेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, और उससे पहले हम भारतीय टीम को बल्लेबाजी करते देख लें। लेकिन जो सबसे बड़ी साझेदारी और महत्वपूर्ण साझेदारी थी, वो अक्षर और श्रेयस के बीच में हुई। जो 98 रन की जो जो 98 रन की साझेदारी हुई, वो साझेदारी ने पीछे आने वाले बल्लेबाजों को, भारतीय बल्लेबाजों को जहां आत्मविश्वास दिया, वहीं उनको 250 के आसपास ले गई। तो ये एक दिवसीय में या किसी भी क्रिकेट में साझेदारियां जितनी महत्वपूर्ण होती हैं, वो तो आज अपन ने देख ही लिया है। तो ये तीनों बातें देखते हुए न्यूजीलैंड ने जो निर्णय लिया, वो उनके लिए सही निर्णय हो सकता था। अगर उनकी भी साझेदारियां हो जाती बीच में एक दो, तो वो भी इस लक्ष्य के आसपास पहुंच सकते थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए अपन जीते। जी जी सर, बिल्कुल। मैट हेनरी ने भी 5 विकेट लिए 42 रन देकर, जैसा कि हमारे वरुण चक्रवर्ती ने लिया। अब 4 मार्च की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे लोग चाहते थे कि फाइनल में मुकाबला हो, क्योंकि हम वर्ल्ड कप में 2023 में उनसे फाइनल में आ रहे थे। लेकिन फिर भी इस सेमीफाइनल मैच को अभी से लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि अहमदाबाद में जो हार हुई थी उसका रिवेंज मुकाबला है। भारत ने तीनों मैच जीते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया केवल एक मैच जीतकर ही सेमीफाइनल में आ गई है। आप क्या देख रहे हैं 4 मार्च को क्या होने जा रहा है, कौन टीम बेटर है? देखिए, सबसे मैन ऑफ द टूर्न या मैन ऑफ द नहीं, पिच ऑफ द टूर्नामेंट में कहने अगर जाऊं, तो वो दुबई पर अपने खेलने की जो जो लय और जो विश्वास अपने को है, वो और किसी टीम में नहीं है। पाकिस्तान से खेलते हुए आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, इसलिए उनको उन जो पाटे पिचों की जो आदत हो जाएगी, उस पर वो यहाँ की दुबई की पिच पर अपने को कैसे ढालते हैं, वो अपने को 4 तारीख को देखना है। लेकिन इसके बावजूद मेरे भी अंदर जो मन में उधेड़ बूंद चल रही थी, वो यही थी कि अपने को ऑस्ट्रेलिया से न भिड़ना पड़े। लेकिन अब ठीक है, लेकिन मुझे भारतीय टीम की जो जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई ऑस्ट्रेलिया से फिक्र कर रहे हैं। उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ था कि अब तो जो मर्जी आए, जो रोक सकता है रोकने की कोशिश करता रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल पड़ना है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन जो हैं, वो इन दोनों, मतलब न्यूजीलैंड भी और दक्षिण अफ्रीका से भी, वो मानसिक रूप से वो ज्यादा आत्मविश्वासी टीम है। इसलिए उनके कोई भी खिलाड़ी किसी भी परिस्थिति या सिचुएशन में या कैसे भी पिच पर वो अपना गजब का खेल खेल के दिखा सकते हैं। इसलिए वो जो सेमीफाइनल होना है, वो मेरे हिसाब से जो है, वो फाइनली ही हो रहा है। जी जी सर, मैं बात करूंगा कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो तो एग्रेशन में है, जैसा उसका मशहूर भी है। लेकिन इंडियन टीम का वो एग्रेशन अभी दबा हुआ लग रहा है। मतलब वो पीक पर मुझे नहीं लग रहा है कि टीम अभी तक पहुंची है। आप कैसे देख रहे हैं? बस ये मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। नहीं नहीं, वो फिर जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, एग्रेशन, उग्रता, उग्रता की जरूरत नहीं होती है। वो तो उस दिन अपन कैसा खेलते हैं, ये चीज ज्यादा मायने रखती है। और मुझे जो भारतीय टीम की जो जो शारीरिक ता दिख रही है, वो बहुत आत्मविश्वास की दिख रही है। और वो जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, लेकिन वो कमेंटेटर से जब बोलने के लिए आए, तब वो बहुत आत्मविश्वास में दिखे, और उनको कोई ऐसा उनके मन में संशय नहीं दिखा कि उनको ऑस्ट्रेलिया से खेलने का है, कुछ नहीं। वो बिल्कुल अपनी अपने जो आत्मविश्वास में होता है, न उसको दबाव दिखता है उस पर, न उस पर उग्रता दिखती है।
तो इसलिए भारतीय टीम तो मेरे को बिल्कुल लग रहा है कि वो तो अपने आत्मविश्वास में है। फिर जो उस दिन होना है होगा, लेकिन अभी तो अपना पूरा आत्मविश्वास झलक रहा है। जी जी सर, बस मंगल है, एक दिन का बीच में दिन रह गया है, फिर तो ये मुकाबला होना है। और आप तो इस टूर्नामेंट के शुरुआत में कह चुके हैं कि रोक सको तो रोक लो, और फिलहाल कोई भारतीय टीम को रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की, और तमाम लोग जो जुड़े हमारे कार्यक्रम में उनका भी आभार। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सभी देखने सुनने वालों को। नमस्कार।